मेरा नाम कपिल है। मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरी पत्नी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन अब वह किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करना चाहती थी। मैंने उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं दिन रात पैसे कमाकर तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, मगर वो नहीं मानी। मैंने उसे डिवोर्स दे दी और फिर एक टीचर से शादी कर ली और उसने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी टीचर थी। उसने मुझे पढ़ाया लिखवाना और कई सालों की मेहनत के बाद मैं सरकारी ऑफिसर बन गया था। एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा पियोन किसी औरत को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल रहा था। मुझे इस औरत पर बहुत तरस आया। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मेरे पैर पकड़कर भीख मांगने लगी, लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी जब उस औरत ने एक लेटर मुझे दिया और उसका चेहरा। मैं सारा दिन मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। मेरे हाथ कट जाते थे, कपड़े और चेहरा धूल मिट्टी से भर जाता था, शरीर पसीने से भीग जाता था। लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देखते थे, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। कुछ लोग तो मेरी बेइज्जती भी किया करते थे, मगर मेरा दिल तो बस एक आस पर टिका हुआ था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगी, मुझे पानी पिलाएगी, मेरे लिए खाना परोसेगी। उसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकान दूर कर देगी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लेती थी, जैसे मैं कोई अजनबी इंसान हूँ। वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती थी। अगर कुछ बोलती तो ऐसा लगता था जैसे जुबान से जहर बरस रहा हो। कहती थी कि मुझे तुम जैसे मजदूर से घिन आती है। तुम्हारा पसीना और तुम्हारी सांसों की बदबू से मुझे लगता है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो आज किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। उसके ये शब्द मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया करते थे। मैं खामोश रहता था, सोचता रहता था कि वक्त के साथ शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। वो हर रोज़ मेरी बेइज्जती किया करती थी, मुझसे दूर भागती थी, मगर मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा उसे प्यार भरी नज़रों से देखता था। मैंने कभी उस पर हाथ भी नहीं उठाया था, बस दिल को तसल्ली देता रहता था कि किस्मत से मुझे इतनी समझदार और पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हालात पहले से भी खराब होते चले गए थे। जैसे वो हर दिन मुझसे, मेरी शक्ल से, मेरी हरकतों से, मेरी हर एक चीज़ से नफरत करती है। वो मुझे देखकर मुझे कोसती थी और मैं रोज़ जीता रोज़ मरता था और रोज़ अगले दिन की आस में सब कुछ बर्दाश्त करता था। मेरी जेब में कभी कुछ 100 रुपये होते थे, कभी उससे भी कम, मगर मैं हर बार कोशिश करता था कि उसके लिए कुछ ना कुछ ले जाऊं। कभी उसकी पसंद के फल, कभी कपड़े, कभी सस्ती चूड़ियाँ, तो कभी उसकी पसंद के खाने पीने की कोई चीज़। मगर वो कभी भी खुश नहीं होती थी, कभी तारीफ नहीं करती थी। उल्टा कहती थी कि ये सब अपनी जैसी किसी गली की औरत को दे देना, मुझे नहीं चाहिए ये 2 टके का सामान। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जैसे कोई लकड़ी को दिमाग अंदर से खाई जा रही हो, मगर बाहर से ठीक लगे। मैं अपने दर्द के बारे में किसी से भी नहीं कह सकता था। कौन सुनता एक मजदूर की बात, कौन समझता उसके जज्बात। उसका भी दिल होता है। दिन में काम से वापस आ रहा था तो एक बच्चा हाथ पकड़कर भागने लगा। उसके साथ उसका पिता था। सफ़ेद गाड़ी में साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू में लिपटे हुए बच्चे ने अपने पिता से लिपट कर कहा कि पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अर्पिता ने भी मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया था। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पास भी एक पत्नी थी जिसे मैं चाहता था, जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती थी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ये सब किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने शादी की है? क्या ये मेरा फ़र्ज़ है कि हर हाल में मैं ये बोझ उठाता रहूं? मगर फिर एक ही ख्याल आता था कि शायद वो कभी बदल जाए, शायद उसका दिल नरम हो जाए, शायद वो एक दिन मेरी आंखों में देखकर कहे कि तुम मेरे पति परमेश्वर हो, मेरा संसार हो, मैं तुम्हारी कुर्बानियों को अच्छी तरह से समझती हूँ। ये ख्याल मुझे जिंदा रखता था। मगर हर रोज़ जब वो मेरी शक्ल देखकर चेहरा फेर लिया करती थी, जब मेरे आने पर घर की हवा भी बोझल हो जाती थी, जब वह मेरे पसीने की बदबू पर बुरा भला कहा करती थी, तब एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर मर जाता था।
हर दिन एक नई बेइज्जती, हर रात एक नई उम्मीद, ये मेरी जिंदगी बन गई थी और मैं बस जी रहा था। ये शायद सिर्फ जिंदा था, जीना भूल चुका था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अगले दिन फिर उठता, फिर मजदूरी पर जाता, फिर शाम को वही बुरी बुरी बातें सुनता और दिल में बस एक ही प्रार्थना होती कि भगवान मुझे इतना कर दे कि इसे कोई कमी महसूस न हो। मगर इस प्रार्थना को हासिल किया था तो वो खुद मेरी मौजूदगी को बुरा समझती थी। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। मैं हाथ में राशन की थैली थामे अंदर दाखिल हुआ था। मेरे माथे पर पसीना था, हाथों में धूल थी। मेरी पत्नी अंजना सोफे पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था, नज़र मोबाइल पर टिकी हुई थी। मैंने धीरे से थैली टेबल पर रखी, कुछ कहना चाहा, मगर वो कहने लगी कि तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे डिवोर्स दे दो, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक गई थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक पल को लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना हो, मगर नहीं, वो शब्द तो मेरे दिन की शुरुआत बन चुके थे। हर सुबह, हर शाम, हर पल वही बात कि डिवोर्स दे दो। मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। वो हंसने लगी, तेज़ जहरीली आवाज़ के साथ कहने लगी कि तुम मुझे खुश रखोगे, तुम एक मजदूर दिन भर कचरे में लिपटे रहते हो और कहते हो कि खुशी दोगे। तुमसे बेहतर तो गली के कुत्ते हैं जो कम से कम साफ सुथरे तो रहते हैं। मैं अंदर ही अंदर जैसे टूट गया था। मैं पलट कर बैठ गया, अपने हाथों को चेहरे से ढक लिया। वो दिन याद आया जब मैंने पहली बार अंजना को देखा था। नीले रंग के कपड़ों में सिंपल सी मुस्कुराहट के साथ मैंने सपना देखा था कि उसे अपनी जिंदगी की रानी बनाऊंगा। मेरे दिल ने वादा किया था कि उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मगर आज वही रानी मुझसे डिवोर्स मांग रही थी, जैसे मैं कोई सजा हूं जिससे वो छुटकारा चाहती है। मैंने खुद को बहुत समझाया था, शायद उसकी परेशानियां ज्यादा हों, शायद वह किसी दबाव में हो। मैंने छोटे छोटे सरप्राइज दिए थे, उसे सस्ती सी ज्वेलरी भी लाकर दिया करता था, कभी कभी मूवी का टिकट भी, कभी उसकी पसंद का बाजार से खाना लेकर आता था। मगर वो हर लम्हे के लिए चुप हो जाती थी। अगले दिन वही ताना मुझे मिलता था और उसकी सिर्फ एक ही डिमांड होती थी कि डिवोर्स दे दो, तुम मेरे हिसाब के नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं। एक दिन मैंने उसके कदमों में बैठकर कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। बस तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं बेकार हूँ और फिर बस मैं चला जाऊँगा। वो खामोश रही। एक पल को लगा कि शायद कुछ बदलने लगा है, मगर फिर उसने मोबाइल उठाया, कान से लगाया और कहने लगी कि हाँ, वो अभी भी रो रहा है। समझ नहीं आता इसे कि इज्जत से मेरी जिंदगी से निकल जाना चाहिए या फिर मैं इसकी बेइज्जती ही करती रहूं। मैं उसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। उसका हर शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहा था। वह किसी और से बात कर रही थी, कोई और था उसकी जिंदगी में, शायद उसी के लिए वह डिवोर्स मांगती थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे, मगर फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उस रात मैंने पहली बार ऊपर वाले से सवाल किया था कि हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों एक ऐसी औरत के पीछे मैं खुद को जलील कर रहा हूं जो मुझे नफरत से देखती है? जवाब खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि फैसला आपका है, मगर मैं तब भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। अगले दिन काम पर गया तो मजदूरी करते समय हड्डियों में घर को दर्द लेकर लौटा था। वो फिर से यही कहने लगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वरना मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। मैंने गर्दन झुका दी और कहा कि बस कुछ दिन और दे दो। वो उठी और चलते हुए मेरी तरफ आई और मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुमसे डरती हूँ। तुम जैसे लोग तो सिर्फ काम के लिए पैदा हुए हो। इज्जत तुम्हें मिलती नहीं और मोहब्बत तुम कर नहीं सकते, बस बोझ हो। ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू हैं, मगर दिल में आग लगी हुई थी। फिर भी वो चली गई अपने कमरे में और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैं आंगन में बैठा रहा।
रात देर तक ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, सिर्फ दीवार को देखता रहा था। सोचता रहा कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ मैं कम पड़ गया। यह शायद ये मेरी किस्मत थी कि जिससे मोहब्बत की उसी ने सबसे ज्यादा जख्म दिए थे, मगर मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी। मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ सहता रहा। हर दिन तलाक का ताना, हर दिन बेइज्जती, मगर दिल पर पत्थर रखकर जीत रहा था कि कहीं ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ जाए। शायद मेरी वफा रंग ले आए, शायद वो बदल जाए, या शायद मैं खुद को बदल दूं। लेकिन उस लम्हे तक मैं सिर्फ एक बात जानता था, मैंने उसे अपनाया था और मैं हर हाल में उसका होकर रहूंगा, चाहे वो रोज मुझे तोड़ती रहे। मैं हर दिन खुद को जोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो आदमी था जो एक औरत की हंसी के लिए दुनिया की सारी तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार था। बाजार की भीड़ में पसीने से भीगा हुआ मैं 2 बोरियों के बीच फंस कर चल रहा था। दाएं हाथ में आलू थे, बाएं हाथ में प्याज की थैली थी और सर पर सूरज की किरणें, लोगों की आवाजें थीं। थकन थी, गालियां थीं। मैं रोज की तरह मजदूरी के बाद राशन लेने आया था। मेरा शरीर थका हुआ था, मगर दिमाग में एक ही धुन थी, आज घर जाऊंगा, शायद आज वो कुछ बेहतर हो, शायद आज वो मुझसे डिवोर्स के शब्द ना दोहराए। अचानक सामने से एक सफेद गाड़ी गुजरी। शीशे नीचे थे, हंसी की आवाज आ रही थी। ये आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने चौंक कर देखा, दिल जैसे एक पल को रुक गया था। गाड़ी की पिछली सीट पर वो बैठी हुई थी। मेरी पत्नी अंजना का चेहरा खुश था, उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। ऐसा मैंने उसे कभी अपने साथ तो नहीं देखा था। फिर उसके साथ एक इंसान और था, जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। एक जवान लड़का, वो कुछ कह रहा था और वो हंस रही थी। उसकी वो हंसी मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ तो उसके चेहरे पर हमेशा नफरत, गुस्सा और बुरी बातें ही रहती थीं, और आज इस इंसान के साथ वो जिंदगी के सबसे बेहतरीन रंग जी रही थी। मेरा हाथ खुद बहुत ढीला पड़ता रहा। थैली मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी। आलू लुढ़क गए थे। लोग चिल्लाए, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, मगर मैं बस गाड़ी को जाते हुए देखता रहा, जैसे सब कुछ सुस्त रफ्तार की फिल्म बन गया हो, जैसे वक्त मेरे लिए थम गया हो। वो एक लम्हा मेरे दिल में किसी चाकू की तरह लगा था। शक था, मगर अब यकीन बन गया था। वो किसी और के साथ थी और मैं अब सिर्फ उसकी जिंदगी का एक नापसंद हिस्सा था, जिसे वो बंद करना चाहती थी। मैं खामोशी से चीज समेटकर घर लौट आया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला तो वो वैसी ही थी जैसे हर दिन होती थी, आराम से बैठी हुई मोबाइल में बीजी। मैंने जूते उतारे, बिना कुछ कहे अंदर चला गया, या खाली कागज़ और पेन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल सुकून से था। पहली बार एक अजीब सा सुकून मुझे महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन साथ ही मैंने पेपर पर अपने हाथों से लिखा था कि मैं अंजना से हमेशा मोहब्बत करता था और सारी जिंदगी करता रहता। मगर अब अंजना मेरे दिल से उतर गई है। ये पेपर मैंने उसके हाथ में दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। कल ही डिवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, उन पर साइन कर दूंगा। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। वो शब्द जिन्हें मैं काफी समय से टाल रहा था, आज खुद ही मेरे मुंह से निकल गए थे। मैंने कागज उसके सामने रखा। वो चौंक गई, क्या है ये? मैंने कहा कि ये मेरे दिल की बात है, तुम्हारी आजादी का कागज है। उसने कागज पढ़ा और हंसने लगी। कहने लगी कि तुम तो सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत करते रहोगे, चलो अच्छा है। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। तुम जैसे इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। वो समझ रही थी कि मैं नाटक कर रहा हूं, मगर जब मैंने कहा कि मैं सच में कल डिवोर्स के पेपर्स ले आऊंगा, मैं सच में सीरियस हूं, उसने सर हिलाया। कुछ लम्हों के लिए वो खुश हुई, उसके बाद उठी और अपने कपड़ों की अलमारी खोली, एक छोटा बैग निकाला और बिना कुछ कहे सामान रखने लगी, जैसे वो इंतजार कर रही हो, जैसे वो कैद से रिहा हो रही हो। मैं खामोशी से बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं रहा हो। वो निकल गई थी, दरवाजा खोलकर पलटी और सिर्फ इतना कहा कि ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर सके। दरवाजा बंद हुआ और मेरे कानों में सिर्फ एक गूंज रह गई थी। मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा,
फिर धीरे से अपने बाएं हाथ को देखा जहां शादी की अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उतारी, टेबल पर रखी और लंबी सांस ली। मेरे कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। दीवारों पर उसकी आवाज़ गूंज रही थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे नफरत है, तुम कुछ नहीं हो। और अब वो सब कुछ खत्म हो गया था। मैं ज़मीन पर लेट गया था, आंखें बंद कर ली थीं। दिल के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया था। आंखें खुश हो गई थीं, जैसे रोना भी अब नामुमकिन हो गया है। एक तरफ सुकून था कि जिसने मुझे बार बार तोड़ा, आज उसे खुद मैंने तोड़ दिया। दूसरी तरफ से खालीपन था, जैसे कोई बहुत करीबी चीज़ खो दी हो। मैंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की थी, काम पर भी खामोश रहा था। कुछ साथियों ने पूछा भी था कि क्या हुआ है, तो मैं मुस्कुरा दिया। कोई समझ नहीं पाया कि मैं अंदर से मुर्दा हो चुका हूँ, मगर वक्त आगे बढ़ता रहा। इस सब में एक बात मैंने खुद से कही थी कि बस अब मैं खुद को बदल लूँगा। अब खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाऊँगा कि लोग मुझे इस नज़र से ना देख सकें। मैं अब मजदूर नहीं रहूँगा। अब जो हाथ ईंट उठाते हैं वही कलम पकड़ेंगे। मैं अंजना को डिवोर्स दे चुका था। ये डिवोर्स मेरी हार नहीं थी, ये मेरी शुरुआत थी। मैं रोया नहीं था, मैं गिरा नहीं था। मैंने खुद को समेट लिया था और अपने ऊपर वाले से कहा था कि अब तू ही मेरा सहारा है। और यही वो लम्हा था जब मेरे अंदर की चिंगारी ने आग बनने का फैसला कर लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। मैं छत पर बैठा था। आज सब कुछ बदल चुका था। वो जा चुकी थी, वो औरत जो मेरे दिल में रहती थी, जिसके लिए मैंने दुनिया के सारे ताने सहे थे, जिसकी मुस्कुराहट के लिए खुद को बर्बाद कर दिया था। आज वो जिंदगी से निकल चुकी थी और साथ ही एक कमज़ोर, मजबूर, टूटा हुआ इंसान भी मेरे अंदर से विदा हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि अब बस बहुत हो चुका। अब मैं वो इंसान नहीं रहूँगा जो हर दिन लोगों के कदमों तले रौंद दिया जाता था। अब मैं खुद को बदल लूँगा, मजदूर से अफसर बनूँगा, इज्जत कमाकर दिखाऊँगा, पैसा, मुकाम, शान सब कुछ हासिल करूँगा। ये कोई फिल्मी सपना नहीं था, ये मेरे अंदर की चीख थी, बरसों की बेइज्जती थी और जख्म और दुख का लावा था जो अब शब्दों की शक्ल में बह रहा था और मैं उसे रोके बिना बहने दे रहा था। मैंने अगले दिन किताबों की एक पुरानी दुकान से सीएसएस के पुराने नोट्स खरीदे और उनके हर पेज पर धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया हो। मगर मेरे लिए वो खजाना थे। मैं उन पर झुक गया था जैसे भूख रोटी पर झुकती है। दिन को मजदूरी, रात को पढ़ाई, ये मेरी नई जिंदगी थी। दिन भर की ईंटें उठाने के बाद शरीर जवाब दे जाता था, कंधे दर्द करते थे, पैर सूज जाते थे, मगर मैं रात को चाय का एक कप लेकर बैठ जाता था। आंखें जलती थीं, शब्द धुंधले हो जाते थे, मगर दिल का एक लम्हा भी हार मानने को तैयार नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ था कि नींद के झोंके से सर किताब पर गिर गया था। बैठे बैठे ही मैं सो जाता था, मगर सुबह फिर आंख खुलती और फिर वही मेहनत, वही पढ़ाई। वक्त जैसे थम गया हो। मेरी दुनिया बस दो चीज़ों में कैद हो गई थी, मजदूरी और सपना। मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर हंसते थे, कहते थे कि ये क्या पागलपन है, सीएसएस करेगा ये मजदूर, जा भाई हमें मत हंसा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया करता था, ना जवाब देता था और ना ही बुरा मानता था, क्योंकि मेरे पास उनका जवाब देने का वक्त नहीं था। सिर्फ खुद को बदलने का समय था। अक्सर रातों को मैं छत पर चढ़ जाता था, आसमान देखता था और खुद से कहता था, एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक दिन मेरे नाम की तख्ती किसी दफ्तर के दरवाजे पर लगी हुई होगी। एक दिन वो लोग जो मुझे मजदूर समझकर मेरी बेइज्जती करते हैं, वही मुझे सर कहकर बुलाएंगे। गुजरता गया। मैंने अपने खाने पीने के खर्च कम कर दिए थे। अपने कपड़ों की जगह किताबें खरीदना शुरू कर दी थी। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया था। अपना दिल संभालना था, दिमाग को खोला था और हर वो चीज़ याद की थी जो मैंने स्कूल में सीखी थी। ये शायद सीखने का मौका ही नहीं मिला था। जब भी किसी मोटी किताब को देखकर दिल घबरा जाता था, तो अंजना की वह हंसी याद आ जाती थी जो उस दिन गाड़ी में बैठे हुए उसने किसी और के साथ हंसी थी। वह हंसी मेरी हड्डियों में आग लगा देती थी और मैं फिर से किताब खोल लेता था। मेरी माँ ने जब मेरी ये हालत देखी तो खामोशी से मेरे लिए
रात का खाना रखना शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं कहती थी, बस प्रार्थना करती रहती थी, और शायद उन्हीं की प्रार्थनाओं में ताकत थी कि मैं एक दिन एक छोटे से फार्म ले जाकर कसा का फार्म जमा कराया था। जब मैं फार्म जमा करके बाहर निकल रहा था तो क्लर्क ने मुझसे कहा, पहली बार दे रहे हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं, जिंदगी दे रहा हूँ। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं खुद से भागने नहीं, खुद को बनाने के लिए निकला था। वो दिन मेरे अंदर एक तूफान की तरह था। मैं नहीं भूला था, न थका था। हर दिन एक नई कोशिश, हर रात एक नया फैसला, और मैं जानता था कि ये रास्ता कठिन है मगर अंजाम रोशन होगा। मैं मजदूर था, मानता हूँ, मगर अब मेरा सपना था कि एक दिन लोग मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरे बदलाव की मिसालें दें, और मैं हर उस ताने का जवाब अपनी कामयाबी से दूं जो वर्षों तक मेरे हिस्से में आई। और उस रात की तरह आज भी मैं थकता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ और वही वादा करता हूँ कि अब बस मैं बदल चुका हूँ और अब वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैं गारा भरी हुई बाल्टी कंधे पर उठाए दीवार के साए में खड़ा था। हाथ छिल चुके थे, उंगलियों के जोड़ों में दर्द था और पैर सूजे हुए थे, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। काम खत्म होते ही मैंने पैरों से मिट्टी झाड़ी, पानी का एक घूंट पिया और बैग उठाया जिसमें मेरी सबसे कीमती चीज़ थी। किताबें घर आकर कपड़े बदले, माँ के हाथ का खाना खाया और सीधा चारपाई पर किताबें खोलकर बैठ गया। बीच बीच में आंख लग जाती थी, मगर जैसे ही सर झुकता अंदर से आवाज़ आती कि इस समय सोने का नहीं है, जीतने का है, और मैं आंखें मलता हुआ दोबारा पढ़ाई में जुट जाता था। मेरी जिंदगी एक लंबे, थका देने वाले दिन और एक बेरहम रात के बीच में फंस चुकी थी। दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई, कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता था। दोस्तों से मिलना तो बंद ही कर दिया था। टीवी, मोबाइल, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे लिए सिर्फ दो चीज़ें रह गई थी, सीमेंट और पढ़ाई। लोग हंसते थे जब उन्हें पता चलता था कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मेरा मजाक बनाते थे। कहते थे कि भाई मजदूर अफसर बनेगा, ये तो हमें मजाक लगने लगा है। भाग जा, तेरे हाथों में सिर्फ तेरा ही काम अच्छा लगेगा, कलम नहीं। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। एक दिन मैं काम के बाद अपनी पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहाँ बैठे एक बाबा जी मुझे पहचानते थे। कहने लगे कि बेटा, तुम रोज़ यहाँ आते हो, कुछ खास चाहिए क्या? मैंने कहा, अंकल सीएसएस के पुराने पेपर चाहिए। तो वो कुछ देर खामोश रहे, फिर एक ढेर किताबें निकालकर मेरे सामने रख दी। कहने लगे कि ले जाओ और पढ़ लो, हार मत मानना। वो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन गए थे। मैं हर दिन एक नया टॉपिक शुरू करता था, खुद से सवाल बनाता था, उनके जवाब लिखता रहता था, बार बार दोहराता था। जब लिखते लिखते हाथ कांपने लगते थे तो आंखें बंद करके खुद को अफसर की कुर्सी पर बैठा हुआ महसूस करता था। एक छोटे कमरे में टेबल के पीछे बैठा, सामने लोग हैं, फाइल रखी हुई है और मैं उन पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, और वो सपना मुझे नींद सबसे ज़्यादा ताकतवर बना देता था। मेरी माँ सर आंधी रात को उठकर देखती थी कि मैं चारपाई पर बैठा किताब से सर टिकाए आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। वो मेरे लिए दूध रखकर चली जाती थी। कभी कुछ नहीं कहती थी, बस सर पर हाथ फेर देती थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, मगर उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि किताब की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, तो मैं घंटों बैठकर एक एक शब्द का मतलब ढूंढता रहता था, क्योंकि मेरा कोई टीचर नहीं था, कोई ट्यूटर नहीं था, बस मैं और मेरी ताकत और ऊपर वाले की मदद थी। मैं यूट्यूब पर पुराने लेक्चर सुनता रहता था, नोट्स बनाता था, दीवार पर चार्ट्स चिपकाता था। वो कमरा मेरी पढ़ाई का मैदान बन चुका था। कभी पैसे खत्म हो जाते तो खाने का एक समय छोड़ देता था। फीस जमा करने के लिए एक पुरानी साइकिल बेच दी थी। दोस्तों से कर्ज ले लिया था क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। ये जंग मेरी अपनी थी और मैं इसमें अकेला जीतना चाहता था। एक दिन मैं बाजार में किताबें देख रहा था कि एक पुराने जानने वाले ने मुझे देखा। वो हंसने लगा। अरे किताबें तो तुम अब अफसर बनोगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने नज़र उठाकर कहा कि दिमाग ही तो सब कुछ है। वो हंसने लगा और फिर चला गया, मगर मेरे दिल में
आग लगा गया था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया था कि अगली बार अगर वो मिला तो मैं उसे अपनी कामयाबी दिखाऊंगा। अपने सपने की हकीकत भी, और वो दिन भी ज़रूर आएगा। सर्दियों की रातें लंबी हो जाती है, हाथ जम जाते हैं, बदन कांपता है, मगर मैं रज़ाई में घुसकर भी पढ़ाई किया करता था। गर्मियों में मच्छर काटते थे, पंखा नहीं होता था, पसीने में भीग कर पढ़ाई करता था। मुझे हालात से नहीं, हार से डर लगता था। कई बार ऐसे लम्हे आए थे जब लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर दिल कहता था तो इतने ताने सहकर, सब कुछ बर्दाश्त करके अब कैसे रुक सकते हो, और मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता था। वक्त गुजरता जा रहा था, दिन हफ्ते बने हफ्ते महीने में बदले, मगर मेरी सोच, मेरी बर्दाश्त, मेरी मेहनत बदलने लगी थी, और सबसे बढ़कर मेरा यकीन मजबूत होने लगा था। अब मुझे लोगों की मजाक से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे उनका नहीं, अपना यकीन चाहिए था, और वो यकीन, वो सपना जो मेरे अंदर पूरी तरह से जिंदा था। मैं जानता था कि ये सफ़र लंबा है, मुश्किल है, लेकिन एक दिन मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सपना नहीं देखा था, मैं उसे जीने लगा था। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे कमरे में अभी भी अंधेरा था। खिड़की के पर्दे घिरे हुए थे, किताबें चारपाई पर बिखरी हुई थीं, और मैं एक कोने में खामोशी से बैठा हुआ था। सामने वही पुराना नोटिस बोर्ड था, जिस पर मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम है। लेकिन आज वो शब्द मुझ पर ताना बनकर वार कर रहे थे, क्योंकि मैं फेल हो चुका था। पहली बार सपना टूट चुका था, और दिल भी जब रिजल्ट आया तो मैंने कांपते हाथों से लिस्ट खोली थी। एक एक रोल नंबर पढ़ा था, आखिर तक आया, लेकिन मेरा नंबर कहीं भी नहीं था। दिल में जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। सांसें फंस, आंखें खुश हो गईं। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं माँ, बस आज भी किस्मत नहीं जागी। उस रात मैं नहीं सोया था, बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा। दिल में सिर्फ एक सवाल था कि क्या सच में मैं इस काबिल नहीं, क्या सब ठीक था, बस मैं ही गलत था। मगर दिल के अंदर से फिर से आवाज आई, वही पुरानी, वही जिद्दी आवाज कि तुम वो आदमी नहीं जो हार मान ले। ये तो पहला वार था, अभी तो पूरी जंग बाकी है। मैंने खुद को संभालना, रिजल्ट की लिस्ट बंद की, कमरा साफ किया, और एक नई तैयारी के लिए नोटिस बोर्ड दोबारा से ठीक से लगा दिया। कुछ दिन की खामोशी के बाद मैं फिर इसी समय पर उठने लगा, काम पर जाने लगा, शाम को पढ़ाई शुरू कर दी। हार को मैंने सबक बना लिया था। दूसरी बार जब फॉर्म फिल हुआ तो दिल में अजीब सी ताकत थी, जैसे इस बार मैं ना सिर्फ कामयाब होना चाहता था, बल्कि अपने बीते हुए समय, अपने जख्म, अपनी तकलीफ, सबको ही मात देना चाहता था। ये अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये मेरी जंग थी। वो दिन जब दोबारा रिजल्ट का ऐलान हुआ, मैं पूरे दिन काम से फ्री होकर सीधा एक दोस्त के मोबाइल शॉप पर गया। वहां पर कंप्यूटर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ पसीने से भीगे हुए थे, उंगलियां कांप रही थीं। मैंने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, आंखें बंद कर लीं, ऊपर वाले से दिल से प्रार्थना की कि भगवान, आज के बाद अगर मैं हार गया तो मुझ में दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी। बस आज तो जिता दो। आंखें खोली, स्क्रीन पर नजर गई, और फिर जैसे वक्त रुक गया हो। मेरा रोल नंबर लिस्ट में था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार भी वही था। मेरा नंबर पास हो गया था, मैं कामयाब हो गया था। पहले तो यकीन नहीं आया, फिर दिल में धड़कन और तेज हो गई थी। फिर जोर जोर से चीखने लगा कि भगवान जी का शुक्रिया अदा करने लगा कि मैं पास हो गया हूँ। मेरा दोस्त दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हो गया है भाई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं अफसर बन गया हूँ, अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। फिर मेरे आंसू बहने लगे। मैं हंसते हुए रो रहा था। वो खुशी के नहीं थे, उसमें वो सारी रातें थीं जो जाग कर गुजारी थी, वो सारे ताने थे जो लोगों के मुंह से सुने थे, वो सारी बेइज्जती थी, वो दिन जब मैं ज़मीन पर गिर गया और किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा था, वो सब आंसू जो आज जीत में बह रहे थे। मैं दुकान से निकलकर सीधा मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया था। रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मुझे वो मुकाम दिया
जिसका मैंने सपना भी डरते डरते देखा था। उस दिन मैं मजदूर का बेटा नहीं था, मैं खुद एक मिसाल बन चुका था। कुछ दिन के बाद मुझे बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। जब मुझे यूनिफॉर्म दी गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वर्दी मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो मेरे सपने की हकीकत थी। मैंने आईने में खुद को देखा और दिल ही दिल में कहा कि देख लो, आज वही हाथ जो कभी ईंटें उठाते थे, आज फाइलें पर सिग्नेचर करेंगे। मैं जब पहली बार दफ्तर में दाखिल हुआ, लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। कुर्सी मेरे लिए खींच दी गई, चाय को पूछा गया और मैंने अंदर ही अंदर खुद पर हंसना शुरू कर दिया। वक्त बदल चुका था और वो सब जिन्होंने बेकार समझा था, आज मेरी इज्जत कर रहे थे। मेरी माँ जब दफ्तर आई तो मैंने उन्हें वही कुर्सी पर बिठाया जो मेरी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में गर्व था। मैं अब वही आदमी था जिसने सिर्फ सपना नहीं देखा था, बल्कि उसे सच करके दिखाया था। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था और ये सब सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की जीत थी जो दुनिया के ताने सुनता है मगर सपने देखने से बाज नहीं आता। मेरी गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर निकला। मैं वर्दी पहने हुए था, छाती सीधी थी, माथे पर घमंड था। सूरज की रोशनी गाड़ी के शीशे पर चमक रही थी, जैसे वक्त भी मुझे सैल्यूट कर रहा हो। मेरे पीछे मेरी माँ थी। साड़ी में खड़ी हुई मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि माँ, ये वही चौकी है जहाँ मैं मजदूरी करता था। माँ कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि तुमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि मेरा भी सर ऊंचा कर दिया है। बेटा, मैंने आगे बढ़कर चौकी की दीवार को हाथ लगाया था। वही ईंट, वही जगह। सिर्फ अब मैं मजदूर नहीं था, इस शहर का अफसर बन गया था। एक ज़माना था जब मैं इसी दीवार पर बैठकर पानी पीता था। पसीने में भीगा हुआ शरीर, दिल में दर्द लिए मैं आज इस चौकी पर वर्दी में खड़ा हुआ था। सर उठाकर सीना चौड़ा करके लोग आते थे, सैल्यूट करते थे। वही लोग जिस जगह वो मुझे मजदूर कहकर नज़रअंदाज किया करते थे, अब मेरी इज्जत कर रहे थे। कह रहे थे कि सर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। मुझे किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अब उनका भ्रम संभालना था। मीडिया के लोग आए, कैमरा, माइक और सवाल, सर आपका सफ़र बहुत ही इम्प्रेसिस करने वाला है। क्या कभी सोचा था कि मजदूर से ऑफिसर बन सकते हैं? मैंने कहा कि सपना वही देखा जो नींद उड़ा दे, जो रातों को जगा दे, दिन की थकान को भी चैन कर दे। मैंने ऐसा सपना देखा था और आज आप लोग मेरी मेहनत का सबूत देख रहे हैं। माँ खामोशी से सब कुछ देखती रही। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि माँ, अगर आज मैं ऑफिसर बना हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे आशीर्वाद का ही नतीजा है, वरना तो दुनिया मुझे सिर्फ मजदूर ही मानती रही। हम घर वापस आ गए थे। मेरा अपना बंगला, सफ़ेद दीवारें, नीले पर थे। रोशन आंगन कमरे में, इसी किचन, सब कुछ माँ के लिए खास था। मैं रात को खिड़की के पास बैठा था। बाहर खामोशी थी, जिंदगी बदल चुकी थी। अब मैं वो नहीं रहा था जो लोगों की बातें सुनकर जीता था। अब मैं अपनी कामयाबी का जवाब अपनी ड्यूटी से दे रहा था। ये कामयाबी नहीं, ये मेरा बदला था। पहले मेरे हाथों में ईंटें थीं, आज फाइलें थीं। पहले पसीने की बदबू, आज खुशबू थी। पहले लोग रास्ता बदल लेते थे, आज वो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। ये सब ऊपर वाले की कृपा थी और मेरी माँ के आशीर्वाद का नतीजा। अब मैं वो नहीं था जो अक्सर खामोश रहता था, जो चीखता था, जो सिसक सिसक कर रोता था। आज वो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था और शायद खुद से कह रहा था कि देखो, आज सब कुछ बदल गया। मैं जब दफ्तर जाता हूँ तो सब मुझे इज्जत से देखते हैं। स्टाफ में कुछ वो लोग भी थे जो कभी मजदूरी के दिनों में मुझे देखकर हंसते थे। वो मेरी मीटिंग्स में मेरी इजाज़त के बिना अब बोलते नहीं थे और मैं उन सब पर रहम खाता था, क्योंकि मुझे बदले से ज़्यादा सुकून मिल चुका था। एक दिन मैंने अपनी वर्दी अलमारी में रख दी थी और मैं अकेला उसी बाजार में गया जहां मैंने पहली बार अंजना को बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। अब वो वहां एक नई दुकान खुली थी। वो नज़ारा बीत चुका था, लेकिन मेरे दिल में
वही सब कुछ गूंज रहा था। मैंने खुद से कहा कि अगर वो आज दिखेगी तो क्या मुझे पहचान जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर जख्म नहीं, सुकून है। ये सफ़र आसान नहीं था, मगर मैंने एक बात सीखी थी। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हालत से पहचानती है, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानना है। और जब ऊपर वाला तुम्हें उठाता है तो दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। मैंने खुद को बदला था, सिर्फ इसलिए कि मुझे इज्जत चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद पर गर्व चाहिए था। और आज मैं अब अपनी वर्दी पहनता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, फाइल्स देखता हूँ तो अंदर एक सुकून पैदा हो जाता है। ये सुकून सिर्फ मुकाम का नहीं है, ये इंसाफ का है। मैं मजदूर था और आज एक अफसर हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। और हकीकत यही है कि अगर तुम्हारा यकीन जिंदा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बीते हुए समय को पीछे छोड़कर मैं नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मेरी दूसरी शादी करवाई जा रही थी। बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ रिश्तेदार, कुछ मेहमान थे। सबने मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया था। मेरी नज़र झुकी हुई थी, मगर दिल बेफिक्र था। दूसरी पत्नी का नाम मनीषा था। वो मेरे सामने बैठी हुई थी, बेहद सुंदर। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये औरत है जिसे मैं इज्जत दूंगा, क्योंकि इसने मुझे इज्जत दी। शादी के बाद जब पहली बार हम एक साथ बैठे थे, उसकी आवाज़ में वो मासूमियत और मोहब्बत थी जो मुझे पहली ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब बस हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके शब्द सच्चे थे और सच में ताकत होती है। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करती थी, सिर्फ मेरा साथ देती थी। मेरे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी और रात उसके मीठे शब्दों से। उसकी बातें ख़त्म होती तो मैं बहुत खुश हुआ करता था। जो कभी तानों में जीता था, अब मोहब्बत की छाँव में सांस लेता था। मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक औरत मेरे काम पर गर्व महसूस करती थी। जब मैं दफ्तर से आता था तो वो दरवाजे पर मेरा स्वागत करती थी, पानी का ग्लास थमाकर मुस्कुराया करती थी। उसकी मुस्कुराहट मेरे